इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर्स का मार्केट है। टू व्हीलर्स हमारे डेली लाइफ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये सिंपल गाड़ियां करोड़ों लोगों के ट्रांसपोर्टेशन का ही नहीं बल्कि डेली इनकम का भी सोर्स होती हैं। और तो और टू व्हीलर्स के डिमांड का डेटा इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के एक सिग्नल जैसा यूज भी किया जाता है। जब इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांजिशन शुरू हुआ तो सबसे पहले टू व्हीलर्स पे ही फोकस किया गया। इंडिया का टू व्हीलर ईवी मार्केट 2020 में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन 2025 तक ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टू व्हीलर ईवी मार्केट बन गया। मार्केट पेनिट्रेशन 8% से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन ये सेक्टर काफी अनस्टेबल है। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर में ही इसमें बहुत कुछ बदला है। चाइना हमारे क्रिटिकल सप्लाईज के इंपोर्ट्स को रोक रहा है। साथ ही साथ इंडस्ट्री में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से रिलेटेड पॉलिसीज में चेंजेस ला रही है। पिछले कुछ महीने इंडिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेक्टर के लिए काफी स्ट्रेसफुल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस इंडस्ट्री के 4 प्लेयर्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे: ओला इलेक्ट्रिक, एथर, बजाज ऑटो और टीवीएस। सबसे पहले हम चारों कंपनीज के नंबर्स देखेंगे। फिर हम इस इंडस्ट्री पे रेयर अर्थ शॉर्टेज का इम्पैक्ट देखेंगे। हम इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्पैक्ट भी देखेंगे। एंड में हम इंडिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री के करंट इंफ्रास्ट्रक्चर का कंडीशन भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव। आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चारों कंपनी के नंबर्स देखते हैं। एथर ने लगभग 65,600 यूनिट्स बेचे। ये वॉल्यूम्स में ईयर ऑन ईयर 67% का ग्रोथ है। वैल्यू की बात करें तो कंपनी ने 941 करोड़ रुपीस के सेल्स रिकॉर्ड किए। कंपनी का मार्केट शेयर भी लास्ट ईयर के 12.1% से इस साल 17.4% तक बढ़ा। कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल तो नहीं है, लेकिन इसका कैश बर्न पहले से कम हुआ है। कंपनी का एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है। ये लास्ट ईयर के -21% से इस साल -10% तक पहुंचा है। ओला इलेक्ट्रिक ने 52,666 व्हीकल्स बेचे। ये लास्ट ईयर के सेल्स का ऑलमोस्ट आधा है। कंपनी ने मार्केट शेयर भी खोया, लेकिन फिर भी कंपनी ने 0.3% का पॉजिटिव एबिटा रिकॉर्ड किया। कंपनी ने पॉजिटिव एबिटा मोस्टली कॉस्ट कटिंग से अचीव किया। सिर्फ ये दोनों कंपनीज कुछ समय के लिए इंडिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री को डोमिनेट करते थे, लेकिन जहां ये प्लेयर्स एक मार्केट बनाने के लिए कैश बर्न कर रहे हैं, वहीं बजाज और टीवीएस जैसे लेगेसी प्लेयर्स भी इस स्पेस को एंटर कर चुके हैं। टीवीएस मोटर्स रिसेंटली इस सेगमेंट का मार्केट लीडर बना। लास्ट क्वार्टर कंपनी ने अपना मार्केट शेयर और बढ़ाया भी है। ये कंपनी के ईवी सेल्स और ओवरऑल कंपनी का भी अभी तक का सबसे अच्छा क्वार्टर था। कंपनी ने 11,095 करोड़ रुपीस का क्वार्टरली ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया। कंपनी ने 1,226 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी रिपोर्ट किया। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 15 लाख व्हीकल्स बेचे। इसमें से 80,000 या लगभग 5.3% ईवी स्कूटर्स थे। मतलब कंपनी के बिजनेस का बस 5% ही ओला या एथर के टोटल वॉल्यूम से ज्यादा था। बजाज ऑटो ने अपने ईवी नंबर्स का ब्रेकडाउन प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन कंपनी ने यह मेंशन किया कि ईवी उनका सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट था। कंपनी का ओवरऑल क्वार्टर भी बहुत अच्छा था। कंपनी ने टोटल 12.94 लाख व्हीकल्स बेचे। कंपनी का एबिटा मार्जिन 20.5% था और रेवेन्यू 24,922 करोड़ रुपीस। ये दोनों कंपनी के ऑल टाइम हाई नंबर्स थे। लेकिन चाइना इंडिया के रेयर अर्थ मैग्नेट्स के इंपोर्ट्स के साथ इंटरफियर कर रहा है। इन मैग्नेट्स की मदद से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल पाते हैं। अगर इनका सप्लाई इंटरप्ट होता है या रुकता है तो ईवी मैन्युफैक्चरर्स पे प्रेशर पड़ता है। हर कंपनी ने इस प्रेशर से अलग अलग तरीके से डील किया। ओला ने क्लेम किया कि इसने सबसे जल्दी रिस्पॉन्ड किया है। अक्टूबर तक कंपनी ने नए ट्रैक्शन मोटर सर्टिफाई किए, जिससे इसका रेयर अर्थ डिपेंडेंसी पूरी तरह हट जाता है। ये एक बड़ा क्लेम है और इस क्लेम को और अच्छे से समझने की जरूरत है। देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 2 तरह के मैग्नेट जरूरी होते हैं। सबसे पहला टाइप है रेयर अर्थ मैग्नेट्स। ये नियोडिमियम से बने हुए होते हैं और ये पावरफुल, कॉम्पैक्ट और हीट रेजिस्टेंट होते हैं। इसके कारण ये ईवीज के लिए आइडियल होते हैं। लेकिन चाइना का इनके सप्लाई पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। मैग्नेट्स का दूसरा टाइप है फेराइट मैग्नेट्स। ये मैग्नेट्स आयरन कंपाउंड से बनाए जाते हैं। ये मैग्नेट्स बनाने का एक पुराना तरीका है और इसका कई प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ये रेयर अर्थ मैग्नेट से काफी सस्ते भी होते हैं, लेकिन ये रेयर अर्थ मैग्नेट से वीक, भारी और कम हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं। फेराइट मोटर्स का ईवीज में यूज हो सकता है। टेस्ला ने ऐसा ऑलरेडी कर भी लिया है। लेकिन इससे रेयर अर्थ मैग्नेट जितना पावर कैसे मिल सकता है? ओला का कहना है कि कंपनी ने यह अचीव कर लिया है।
कंपनी ने कहा कि उन्होंने अपने मैग्नेटिक सर्किट्स ऑप्टिमाइज किए और डिजाइन्स में भी चेंजेस लाए हैं ताकि मोटर से ज्यादा पावर मिल सके। कंपनी ने कहा कि इन चेंजेस के थ्रू 7 किलोवाट और 11 किलोवाट पावर क्लासेस में फेराइट मोटर से रेयर अर्थ मोटर जितना पावर मिल सकता है। ये पॉसिबल तो है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल क्लेम है। इसमें कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं जिनके बारे में अभी तक पता नहीं चला हो। ओला का क्लेम कितना सही है ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे जैसे कंपनी की गाड़ियां यूज होंगी और इंडिया की गर्मी और हैवी लोड्स हैंडल करेंगी, इन मैग्नेट्स का रोल समझ में आता जाएगा। अगर ये नया मैग्नेट टाइप काम करता है तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन अभी इसका सक्सेस एक बहुत बड़ा सवाल है। एथर की बात करें तो कंपनी ने एक कंट्रोल्ड अप्रोच लिया है। कंपनी हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट से शिफ्ट कर रही है। चाइना का इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल है। कंपनी लाइट रेयर अर्थ्स में फोकस कर रही है। इससे कंपनी डिस्प्रोजियम और टर्बियम जैसे एलिमेंट्स अवॉइड कर पाएगी। ये एलिमेंट्स हाई टेम्परेचर्स बेटर हैंडल करते हैं और मैग्नेट्स का स्ट्रेंथ भी मोटर गर्म होने से कम नहीं होता। तो एथर ने सप्लाई चेन रिस्क तो कम कर लिया, लेकिन इससे कंपनी के इंजन्स की एफिशिएंसी कम हो सकती है, खास करके हाई टेम्परेचर्स में। एथर ने कहा कि ये एक शॉर्ट टर्म डिसीजन है और कंपनी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढ रही है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के कारण कंपनी ने 26.2 करोड़ रुपीस के स्टेट इंसेंटिव्स भी डिफर किए हैं। बाकी दोनों कंपनीज ने स्पेसिफिकली ये नहीं बताया कि वो इस सप्लाई चेन प्रॉब्लम से कैसे डील कर रहे हैं। बजाज ऑटो ने सीधे सीधे कहा कि मैग्नेट्स की कमी से कंपनी का बिजनेस डैमेज हुआ है, लेकिन कंपनी अपने बिजनेस और इंडस्ट्री के स्ट्रेंथ के बारे में श्योर है। कंपनी के फ्लैगशिप मॉडल चेतक पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ा, लेकिन कंपनी इससे उम्मीद से पहले रिकवर भी कर पाई। टीवीएस के मैनेजमेंट ने भी कहा कि कंपनी का परफॉर्मेंस और भी बेटर होता अगर मैग्नेट्स अवेलेबल होते। चाइना के रेयर अर्थ सप्लाई चैलेंजेस के अलावा इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री पे दो गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी इम्पैक्ट पड़ा है, पीएलआई स्कीम्स और जीएसटी कट्स। चलिए इन दोनों पॉलिसीज का इम्पैक्ट समझते हैं। सबसे पहले पीएलआई स्कीम्स पे फोकस करते हैं। ये स्कीम्स ईवी मेकर्स को उनके सेल्स वैल्यू का 13 to 18% वापस करते हैं एज कैशबैक। बदले में कंपनीज को स्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट कंडीशंस मीट करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में कुछ कंपनीज को इस स्कीम से फायदा हुआ और कुछ को नहीं। बजाज ऑटो इस क्वार्टर एक बड़ा बेनिफिशियरी था। कंपनी इस साल 630 करोड़ रुपीस के पीएलआई इंसेंटिव्स क्लेम कर सकती है। ये सारे ऑटो मेकर्स इवन 4 व्हीलर्स में सबसे बड़ा क्लेम होगा। कंपनी ने चेतक के अलग अलग मॉडल्स के लिए 13 पीएलआई एप्लीकेशन सबमिट किए और सारे अप्रूव भी हो चुके हैं। इससे कंपनी के लिए इस व्हीकल के मार्जिन्स इंप्रूव हुए। अगस्त में ओला को अपने पूरे जेन 3 स्कूटर लाइनअप के लिए 2028 तक के पीएलआई सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं। सितंबर तक कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लगभग 3000 करोड़ रुपीस के सेल्स के बदले 380 करोड़ रुपीस के क्लेम्स फाइल किए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली पीएलआई इंसेंटिव्स का कंपनी के इबिटा मार्जिन्स में बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है। इस स्कीम के डिसबर्समेंट्स कंपनी को शायद फ्यूचर में मिलेंगे। टीवीएस ने फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में कंप्लायंस ऑडिट्स कंप्लीट करने के बाद पीएलआई बेनिफिट्स बुक करना स्टार्ट किया। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कंपनी लगभग 330 करोड़ रुपीस क्लेम कर सकती है। इन क्लेम्स के कारण कंपनी के मार्जिन्स में ईयर ऑन ईयर 0.5% का इंप्रूवमेंट भी आया है। लेकिन जहां टीवीएस, बजाज और ओला को पीएलआई स्कीम से फायदा हुआ, वहीं एथर को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ईवी मेकर होने के बावजूद एथर पीएलआई स्कीम्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसके कारण कंपनी को नए प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस डिले करने पड़े, जिससे कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। अब बात करते हैं जीएसटी रिफॉर्म्स की। सितंबर में 350 सीसी से कम के पेट्रोल व्हीकल्स का जीएसटी रेट 28% से 18% तक कम कर दिया गया। ईवीज के रेट्स 5% पे ही रहे। इससे पेट्रोल टू व्हीलर्स और ईवीज का कॉस्ट डिफरेंस बढ़ गया। इससे ईवीज कम कॉस्ट अट्रैक्टिव हो गए और ऐसा तब हुआ जब फेस्टिव बाइंग सीजन शुरू होने वाला था। लेकिन ईवी मेकर्स को अभी तक इस बारे में चिंता नहीं है। आईसी या इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स ज्यादा अट्रैक्टिव तो हो गए हैं, लेकिन ईवीज की डिमांड स्ट्रांग रही। इनफैक्ट अक्टूबर में पूरे इंडस्ट्री के सेल्स 1.44 लाख यूनिट्स के ऑल टाइम हाई तक पहुंच गए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ईवीज पे उनके लाइफ टाइम में आईसी से कम खर्चा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल से सस्ती है। तो शायद पेट्रोल बाइक्स के प्राइसेस में 7% का रिडक्शन उन्हें उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनाता। लेकिन शॉर्ट टर्म में ईवी कंपनीज पे प्रेशर पड़ सकता है। जैसे एथर सेल्स इंप्रूव करने के लिए शॉर्ट टर्म डिफेंसिव प्राइसिंग या डिस्काउंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे जैसे इंडिया में ईवी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, दो चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं, चार्जिंग एक्सेस और सर्विस नेटवर्क्स। चलिए इन दोनों चैलेंजेस को अब समझते हैं।
सबसे पहले चार्जिंग पे ध्यान देते हैं। इंडिया का ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल बहुत सारे टुकड़ों में है। ज्यादातर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बायर्स अपनी गाड़ियां घर में चार्ज करते हैं। ये स्टैंडर्ड 15 एम्पियर सॉकेट्स के थ्रू अपनी गाड़ियां रात भर में चार्ज करते हैं। ये तरीका पर्सनल यूज के लिए काम आ जाता है, लेकिन डिलीवरी फ्लीट्स और कमर्शियल राइडर्स को दिन में फास्ट चार्जिंग की जरूरत होती है। हर कंपनी अपने प्रोप्राइटरी नेटवर्क के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, जैसे एथर का ग्रिड और ओला का हाइपर चार्जर स्टेशंस। लेकिन ये चार्जर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। जैसे चेतक में ओला का चार्जर यूज नहीं हो सकता। जब तक स्टैंडर्ड तरीके नहीं बन जाते, हर कंपनी का चार्जिंग नेटवर्क अपने तक ही लिमिटेड रहेगा। इससे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ में लिमिटेशंस आते हैं। इन गाड़ियों को चार्ज करने का एक और तरीका है, राइडर्स इनकी बैटरीज बदल सकते हैं। लेकिन यहां भी सेम चैलेंज है। हर कंपनी का अपना अलग अलग बैटरी का डिजाइन और साइज होता है। कुछ 3 व्हीलर्स बैटरी स्वैपिंग टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्कूटर्स के लिए ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सर्विस नेटवर्क्स की बात करें तो कंपनी को आफ्टर सेल सर्विस में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ये ओला के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है। कंपनी ने एडमिट किया कि ये नॉर्मल से ज्यादा बैकलॉग से डील कर रही है। ये मॉनसून के बाद के टिपिकल स्पाइक से ज्यादा है। कंपनी के पार्ट्स में सप्लाई शॉर्टेज है और कंपनी के पास वर्कलोड हैंडल करने के लिए टेक्नीशियंस भी नहीं है। कंपनी ने आफ्टर सेल सर्विसेज को तेज बनाने के लिए हाइपर सर्विस लॉन्च किया। हाइपर सर्विस के थ्रू थर्ड पार्टी गराजेस ओरिजिनल पार्ट्स यूज करके ओला के व्हीकल सर्विस कर सकते हैं। ये कंपनी के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। इन्हें लेगेसी प्लेयर्स के साथ compete करना पड़ रहा है, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। टीवीएस और बजाज जैसे कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग सर्विस नेटवर्क को ही ईवीज के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। इन्हें नए सर्विस सेंटर्स बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे बजाज के पास 390 चेतक एक्सक्लूसिव स्टोर्स और 4000 प्लस रिटेल पॉइंट्स हैं। एथर और ओला जैसे स्टार्टअप्स के लिए ये स्केल मैच करना मुश्किल हो सकता है। इंडिया का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ सेक्टर के कंपटीशन में भी चेंजेस आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, इन चेंजेस से कौन सी कंपनी सबसे अच्छे से डील कर पाएगी? कौन सी कंपनी स्पेस को लीड करेगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।